नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे देश भर के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं। और इस खास बातचीत के लिए, खास चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आपका। और आज जो खास चर्चा का विषय है वो ये है कि सर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी ने आज अपना त्याग पत्र दे दिया है। और पुरोहित ने त्याग पत्र देने का जो कारण है वो निजी बताया है। उनका कहना है कि मैंने निजी कारण से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि काफी बार पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच में टकराव की स्थिति बनती रही है। तो आप पुरोहित के इस इस्तीफे देने को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो राज्यपाल पुरोहित जी ने त्याग पत्र दिया है, ये एक बड़ा कदम है। जी। जो उन्होंने कारण बताया कि मेरे निजी कारण, इसमें मैं नहीं समझता, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा पर है और जाना भी राष्ट्रपति। बिल्कुल उनको कल बिल्कुल। बुलाया गया, उस समय इनको संदेश दे दिया गया होगा कि ये आप त्याग पत्र दे दें, तो आके इन्होंने त्याग, क्योंकि ये राष्ट्रपति के केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नुमाइंदे ही है एक तरह संवैधानिक दृष्टि से। और जो आपने टकराव की बात करी, देखिए पुरोहित जी ने, जब अगर आप याद करें तो मैंने पहले कहा था, जब इन्होंने मान सरकार को निष्कासित करने की बात कही, तब मैंने बोला था कि 92 विधायक जिसके पास, जिस सरकार के पास है, तो राज्यपाल अगर ऐसी बात करता है तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि इसको हटाया नहीं जा सकता थाने से। कैसे हटा लेंगे आप? 92 विधायक जिसके पास है उस सरकार को, तो टकराव तो वहीं से शुरू हो गया। फिर इन्होंने जो डे टू डे, मैं समझता हूँ रोजमर्रा की, जैसे नशों की थी, इन्होंने बॉर्डर स्टेट अमृतसर जाके सारी एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना, नशे की बात करना, BSF से बात करना, ये पहला एक कारण बना। फिर इनका था कि विधेयक जो सरकार, मान सरकार भेजती थी, उनको पारित ना करना, या एक एक करके, दो करके करना। सेशन को लेकर तो ये स्थिति बन गई कि सुप्रीम कोर्ट तक आप मान सरकार को जाना पड़ा। तो ये एक स्थिति, बड़ी अजीब सी स्थिति थी। उससे फिर बाद इन्होंने सेशन बुला लिया और सारा किया। फिर एक और घटनाक्रम ऐसा था कि जो पुलिस प्रमुख थे मिस्टर चाल चंडीगढ़ के, उनके साथ इन्होंने निजी अपने वो कंट्रोवर्सी शुरू कर ली, किसी भी कारण हुआ। वो जलंधर जब यहाँ पे आए भी थे, तब वो उनको स्पेशल उन्होंने एक संकेत दिया था कि ये वो उस समय कमिश्नर जलंधर थे मिस्टर चाल, तो उन्होंने संकेत दिया था कि मेरे सामने वो ना लाया जाए, कोई और आ जाए। तो इस तरह जो एक संवैधानिक पद का आदमी बैठा है, जिसकी इतनी आयु है, मतलब 80+ होंगे उनकी आयु, तो वो एक परिपक्वता की जो होते हैं ना, वो निजी जब आप आ जाते हैं सरकार के साथ। देखिए, आप संविधान की व्यवस्था को देखने के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु भी है, और संवैधानिक जिम्मेवारी निभाने वाली। जब उसको आप व्यक्तिगत चीज में ले जाते हैं, अपने अहम अहंकार या अपने किसी भी स्वार्थ हित को देखते हुए, तो वो कारण उसका, आप जिसके प्रतिनिधि हैं उसकी छवि पे पड़ता है। तो ये जो इस्तीफा मांगा गया है, ये एक बड़ा कदम मोदी सरकार का मैं कहता हूँ, क्योंकि पंजाब में मोदी सरकार की जो छवि पहले कुछ थी, कुछ आप सरकार के आने के बाद जो पुरोहित जी की भूमिका रही सरकार के साथ टकराव वाली, और विशेष रूप से जो नशे और पुलिस अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इनकी जो भावना सामने आई, उस कारण पंजाब का जन साधारण ये मानता था कि जब ये हमारी चुनी हुई सरकार है, इस पे भी मोदी इंटरफेयर करता है। वो निजी स्तर पे आ गए, मोदी सरकार की बजाय मोदी आ गए, वर्ड मोदी आ गया, क्या मोदी जी इतने लेवल पे आ गए। और इसका एक, मैं समझता हूँ त्याग पत्र का एक इमीडिएट कारण जो होगा, वो चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन होगा, क्योंकि चंडीगढ़ का प्रशासन जो है वो सीधे यही है। तो वो जो काम हुआ है, कहीं ना कहीं अगर इसका भी एक नेगेटिव गया, क्योंकि उसका दिल्ली में जैसे ये राजनीतिकरण जो हुआ, तो उसका केंद्र सरकार पे भी, पंजाब में तो माहौल, चंडीगढ़ में तो माहौल बना, राष्ट्रीय स्तर पे ये माहौल बन गया कि कार्य
तो अगर पुरोहित जी ने किया या प्रशासन ने किया, पर इनकी निगरानी में हो गया और उसका नुकसान भाजपा की छवि को होगा, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए कि मेयर के इलेक्शन में सरकार अगर इस तरह जा सकती है, तो ये वो सारे कारण जो मैं समझता बन के एक जो माहौल बना राजनीतिक माहौल, उसका प्रेशर जो था भाजपा से मोदी सरकार पे पड़ा और उसी कारण इनको विवश, ये इनकी निजी कारणों में समझता, ये एक सरकार को समझ लग गई कि ये टकराव जो है उसका लाभ जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा चुनाव में और हमारी छवि नुकसान होगी। इतना करने के बावजूद भी जो, क्योंकि सिखों को पर्टिकुलर लेके, पंजाब को लेकर बड़े फैसले दिए मोदी सरकार ने, पर उनका एडवांटेज उनको नहीं मिला। उसका क्रेडिबिलिटी उनको नहीं बन सकी। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने एक कारण ढूंढा कि ये जो एक कारण पुरोहित जी की भूमिका भी रही, उस भूमिका को देखते हुए उन्होंने उनको मांग लिया और उन्होंने दे दिया। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कदम और सही कदम चुनावों से पहले है कि अब कम से कम सरकार की छवि जो है वो किसी, अगर इस कारण है तो वो भी दूर कर दिया जाए। एक सकारात्मक छवि बने भाजपा की या केंद्र सरकार की, उसके लिए एक ठीक दिशा में उधर कदम है। आगे कौन नए राज्यपाल आते हैं वो भी आज देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सर, भाजपा चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव जो है वो जीत गई है और ये चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन और भाजपा का देश भर में ये पहला सीधा मुकाबला था। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये कहना है कि इन चुनावों में धांधली हुई है, यहाँ तक कि ये मामला एक बार फिर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जीवन जो है ना, उसमें जो रोमांच होता है उसका एक कारण, मुख्य कारण होता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अगले पल क्या हो जाना क्या नहीं, किसी को नहीं पता। तो यही बात राजनीति में भी लागू होती है। देखिए, पहली बैठक जो हुई थी 18 जनवरी को थी, दूसरी बैठक उच्च न्यायालय के आदेश पर 30 जनवरी को हुई। 18 जनवरी और 30 जनवरी के बीच 12 दिन थे ना, ये पंजाब की राजनीति के साथ इतना उतराव चढ़ाव आया उसमें, क्योंकि 18 जनवरी तक तो थी पंजाब में भी कांग्रेस और आप एकजुट होकर इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे 2024 के, जो इस साल की संभावना थी। लेकिन 30 जनवरी से आते आते स्थिति स्पष्ट हो गई कि पंजाब में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा, दोनों अलग अलग लड़ेंगे। ये स्थिति स्पष्ट हो गई। अब ऐसी स्थिति की स्पष्ट होने के बाद चंडीगढ़ में जो पहले घोषणा हो चुकी थी कि हम इकट्ठे लड़े, उससे वापस आना कैसे मुश्किल था, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था। और कांग्रेस ही उस जो कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंस गई थी कि पंजाब में जब स्थिति ऐसी बन गई तो चंडीगढ़ में वो कैसे समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस और आपको। तो अब वापस भी नहीं हो सकते क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बना हुआ है, वो मतदान से पीछे नहीं हट सकते। तो मेरा ये मानना है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था कि जो ये इनवैलिड का जो हुआ, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है क्योंकि उसको एक बात स्पष्ट पता है कि उच्च न्यायालय के आदेश पे ये मतदान हो रहा है, कैमरे की नजर में हो रहा है, बिल्कुल। उसके सहायक भी उसके साथ हैं और पार्षद भी सामने बैठे हैं वोट डालने। तो 8 वोट इनवैलिड अपने कलम से कोई करेगा, इतनी धृष्टता, इतनी मूर्खता महसूस या इतना साहस बिल्कुल कोई भी व्यक्ति नहीं करने, क्योंकि ये उसके ताउम्र लाछन लगना है। तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीति जो कहते हैं ना शेयर मात, ये सांप और सीढ़ी का खेल भी है। तो ये परिस्थितियों के अनुसार से, क्योंकि चंडीगढ़ इकाई राष्ट्र अपने नेतृत्व को इनकार नहीं कर सकती, तो जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसके पास एक ही चारा था कि किसी तरह मतदान से पीछे हटे और लेसर ईवल जो है उनके लिए लेसर ईवल भाजपा था, आप उनके लिए ज्यादा, मेरे मानना है। अब बाकी आप उच्च न्यायालय में अब ये डेट आगे दी है, अब सर्वोच्च न्यायालय पे भी खड़काई गई और दरवाजा खड़काया गया, उसका भी रिजल्ट आएगा सामने। पर मेरा ये मानना है कि ये सारा जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे भी हुआ, अगर इतनी बात थी तो जो 20 के 20 पार्षद हैं वो हाई कोर्ट में पेश हो सकते थे, गवर्नर के पास पेश हो सकते थे, 20 के 20 साइन करके अपनी जो कल को अगर उन्होंने बैठक बुलानी है उसमें अविश्वास पर सरकार से सोचा जाए कि 20 इकट्ठे नहीं होने। अब बिल्कुल हाँ। ये अंदर की बात तो ये है कि वो 20 इकट्ठे नहीं है, क्योंकि उनमें से वो कोई नहीं चाहता कि आपका आदमी बने, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं चाहती कि आम आदमी बने, क्योंकि उस अगले
समस्या आ जाएगी उनको पंजाब में, उन्होंने कैसे फेस करेंगे। तो ये एक ऐसे चक्रव्यूह बनाया गया जिसमें सबका एक, आपको यह था कि इसका राजनीतिक करण कर लें। कांग्रेस कहा था कि हम पीछे हट गए, बात खत्म हुई। भाजपा को संख्या कम थी, उनको एक समझे लॉटरी लग गई बीच में, दोनों की लड़ाई में उनकी लॉटरी लगी। बाकी तो न्यायालय फैसला करेगा, रिपोर्ट आ जाएगी 10-12 दिन में, जो पता चलेगा उच्च न्यायालय देगा या सर्वोच्च न्यायालय जल्दी कर दे फैसला। तो पर मेरे हिसाब से ये राजनीतिक चाल है, इसमें एक व्यक्ति विशेष, ये जो इनवैलिड जो भाजपा ने चाल चली ना, ये उनकी अपनी आंतरिक मजबूरियां हैं। उन्होंने देखो, अगर एक शाही से करना हो तो वो 1 मिनट का खेल है, शाही चेक हो जाती है, एक ही पेन से होता है, उसमें किसी छिपे नहीं। पार्षद खुद बोल सकते हैं, कांग्रेस के पार्षद खुद बोल सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, बहुत कुछ है जो उनके अपने ऑप्शन में, उन्होंने नहीं किया। सिर्फ मुद्दे को मुद्दा बनाने के लिए कि अगर 2024 के चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर पे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा महत्व रखता है। ये सिर्फ भाजपा को कॉर्नर करने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मुद्दा बनाया, और आपको लाभ हो। कांग्रेस साइलेंट है इस समय, ठीक, कांग्रेस पीछे से कर दो, हमें कोई नुकसान नहीं, पर कांग्रेस को पता है कि अगर मेयर आपका बनता है तो पंजाब में उसको नुकसान है। ये स्थिति है मेरे हिसाब से। जी, प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक की। सर, इस समय देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का ये कहना है कि उनका दावा है कि 7 दिनों के भीतर वो इस सीएए को लागू करेंगे। तो दूसरे देशों से आए हिंदू शरणार्थियों को लेकर इस मुद्दे को लोकसभा चुनावों से पहले उठाना, क्या लगता है कि भारत की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो सीएए का बिल है, ये बेसिकली 2019 में पास हो गया। 1995 का जो भारतीय नागरिकता विधेयक था उसके संशोधन करके इसको, और ये संशोधन एक इसको लेके भ्रांतियां भी बहुत है। पहले इसका विरोध इसलिए हो गया कि ये शायद किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने विशेष रूप से विरोध किया था कि अब हमारी नागरिकता को खत्म करने के लिए शायद बनाया, याद कीजिए नागरिकता देने वाला है, काटने वाला तो है ही नहीं। और नागरिकता भी उनको देने 3 देशों को विशेष रूप से बनाया, सबको नहीं है। 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये 6 जो है जो वहाँ पे पीड़ित है। वो क्योंकि ये जब विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पे विभाजन हुआ था, उस समय 50 के दशक में पाकिस्तान और भारत सरकार में एक आपस में एग्रीमेंट भी हुआ था कि दोनों साइड के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी जान माल सुरक्षा और धर्म की आज़ादी उनको मिलेगी, और जो नहीं दे सके तो अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। तो हुआ ये कि जब गांधी नेहरू ने शासन दिया तो इधर तो आज कि मुसलमान जो अल्पसंख्यक समुदाय है सारे, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, पारसी, सब प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके अपने। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में तो जो आज 1-1.5% रह गए हैं हिंदू। अफगानिस्तान में सिख ऑलमोस्ट एक परिवार रह गया, बाकी तो सारे निकले, और दिल्ली में शरणार्थी बैठे हैं। और इसी तरह पश्चिमी बंगाल, असम में बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो वहाँ पे शरणार्थी बन के बैठे हैं। तो अब इसमें उन लोगों को जो वहाँ के 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और पीड़ित हैं, जिनकी जान माल सुरक्षा असुरक्षित महसूस करते हैं, और वहाँ पे धर्मांतरण है, उनके महिलाओं का अपहरण, धर्मांतरण, सारा कुछ कुछ रोज पढ़ने को मिलता है। तो ये भारतीय मूल के हैं तो ये कहाँ जाएंगे, भारतीय संभालेगा ना। तो उनको संभालने के लिए ये कानून बना जो, और इसके भी उन्होंने रखी है कि जो 31 दिसंबर 2014 तक जो आए हुए हैं उससे पहले वाले अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद वाले की अभी स्थिति नहीं है। तो ये एक ठीक दिशा में, देखिए ये तो अभी 3 देशों की बात है। विश्व भर में भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति कहाँ भी, चाहे वेल सेटल्ड है चाहे नहीं भी है, कोई भी दुख सुख में उसकी जड़ें तो भारत की, वो जब भी दुख सुख होता है उसके ध्यान भारत की तरफ जाता है। तो ये भारत की जिम्मेवारी भी है कि अपने मूल निवासियों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनके भविष्य के लेकर वो बने। तो ये सीएए का जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, तो ये ठीक दिशा में, इसमें भ्रांतियों वाली कोई बात नहीं है कि किसी को नागरिकता काट रहे हैं या किसी दे रहे हैं। ये तो एक मानवीय पक्ष है कि जो हमारे लोग वहाँ पे रह गए, क्योंकि कभी ये सारे हमारा हिस्सा ही थे भारत के, वहाँ पे बैठे हैं, तो उनके अगर स्थिति ऐसी दयनीय बनी और जीवन नारकी है तो भारतीय संभालेगा।
तो ये एक ठीक दिशा और सरकार का सही निर्णय। लागू होना ना होना इसका विरोध हुआ था, अब मैं समझता हूँ कि अब घोषणा गृह मंत्रालय ने भी कर दी है कि हम जल्दी करेंगे, जी। तो जितनी जल्दी हो अच्छा, क्योंकि राहत 32,000 इंसान पाकिस्तान, तो इधर पंजाब हरियाणा में बैठे हैं, जो हजारों उधर बैठे होंगे असम और उधर पश्चिमी बंगाल। तो ये एक राजनीति का लाभ तो जो मिलेगा मिलेगा, मैं समझता मानवीय पक्ष से भी ये राहत वाला काम, जिनके हजारों लोग परिवार अपने बेघर होकर बैठे हैं, उनको एक राहत मिलेगी कि हम अपनी जड़ से जुड़ गए। हाँ जी, बिल्कुल। अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा इस समय पूरे पंजाब में निकल रही है, तो इसी के बारे में अगली चर्चा है सर के साथ। सर, अकाली दल ने पंजाब में एक बार फिर से अपने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करने के लिए पंजाब बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या अकाली दल फिर से वापसी कर पाएगा एक बार? देखिए, अटारी और बाघा सीमा से इन्होंने सुखबीर बादल जी ने शुरुआत की है, और ये प्रदेश के मेरे ख्याल 40 से 45 विधानसभा जो क्षेत्र है उनमें जाएगी। हाँ, उनमें जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि 100 वर्ष के करीब ये पार्टी होने जा, बिल्कुल, तो उसको आज जरूरत क्यों पड़ गई पंजाब में? क्योंकि पिछले 50 साल हम देखें तो ये अकाली दल ने पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, और ये केंद्र बिंदु रही है जीवनचर्या, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी अकाली दल रहा है। क्योंकि अब ये आज की स्थिति है कि ये तीसरे नंबर पे हो गई। बिल्कुल। आप कांग्रेस और अकाली दल का जो मुख्य आधार था वो किसान, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र था, और उसमें आप मालवा माझा, ये दोनों में आप बहुत डोमिनेट कर गई अकाली दल को हिसाब से, जो पीछे विधानसभा के चुनाव है या ये भी। तो उससे स्पष्ट है कि इनके जो स्थिति थी, सुखबीर बादल एक, मैं समझता हूँ कि बड़े बादल साहब एक वट वृक्ष थे, उनके नीचे ये छत्र छाया में चल रहे थे। एक जब उनका छत्र छाया हटी तो ये अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को स्थापित करने की कोशिश, अकाली दल को तो करना ही करना, अपने आप को स्थापित करने की भी उनकी प्राथमिकता है। अब समस्या ये है उनकी कि जब ये इन्होंने इसी चक्कर में, मतलब इसी लक्ष्य से पीछे बेअदबी मामलों में माफी मांगी, अकाली दल छोड़ के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको भी वापसी की अपील की, तो ये एक सही दिशा में मैं समझता हूँ उनकी पहल है। पर इस पहल का अभी परिणाम क्या निकलेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जो सबसे बड़ी कामयाबी का उनका कारण था कि पंथ और पंजाब दोनों के मुद्दों को लेकर उन्होंने संतुलन बनाया था। कहीं सुखबीर बादल अभी उस संतुलन वाली स्थिति में नहीं बने। अभी तो उनको कई क्षेत्र में अकाली दल के ही एक वर्ग एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे नेता है। बेशक उनका ऐसी भी पकड़ आ गई, इससे उनकी जो दूसरों से अपर हैंड हो गया, आगे एक कदम आगे निकल गए, लेकिन अभी उनको पंजाब और पंथ के बीच में जो संतुलन लगना, मुद्दे उठाने हैं, वो नहीं बना। दूसरी बात यह है कि जो भाजपा के साथ संबंध है वो भी एक बड़ा कारण है इनके जाना। इनके पास, सुखबीर बादल के पास एक फ्रंट पे नहीं, चुनौतियां 3 फ्रंट पे हैं। एक तो पार्टी के भीतर, एक पार्टी के बाहर जो अकाली दल भी है जो बना, कांग्रेस भी है, आप भी है, और तीसरा फ्रंट है जो बाहर कनाडा, अमेरिका में जो गर्म दली है, उनके भी निशाने पे है। तो जो अगर पंजाब की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के लिए अकाली दल का रिवाइव होना, अपने आप में आना, एक मैं समझता समय की मांग भी है, और दूरदर्शी के हिसाब से पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक स्थिति देख के आवश्यकता भी है। पर समस्या यह है कि अकाली दल तो रहेगा। सवाल है कि प्रश्न ये बनता है कि अगर सुखबीर बादल इस भूमिका को निभा सकेंगे, ये एक सबसे बड़ी पंजाब बचाओ यात्रा नाम ठीक है, लेकिन इसके साथ पार्टी के साथ ज्यादा अधिक से अधिक स्वयं सुखबीर बादल का राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक समय एक तीर से कई निशाने हैं। संगठन को मजबूत करना, मतदाता से संपर्क करना, अपने आप को स्थापित करना, अपने मुद्दे ढूंढना पंजाब के, जो आम जब मिलेंगे, यात्रा चलेंगे तो आप जनसाधारण से मिलेंगे, तो ये एक ग्रामीण और शहरीकरण के बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस यात्रा का, तभी कोई
जाके इनका राजनीतिक परिणाम, इनको कुछ सफलता मिलेगी। अगर ये एक तरफा चले, जैसे इन्होंने सिर्फ किसानों की बात करी है अभी तक, शहरी मुद्दा नहीं उठाया। पंजाब के पास आज नशे का मुद्दा है, बिल्कुल, आर्थिक विकास का मुद्दा है, और विदेशों का जो मुंह है, युवा जो जा रहे हैं, ये मुद्दे अभी इन्होंने नहीं छेड़े। अभी सिर्फ किसानों को लेके इन्होंने बात करी, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा आधार किसान मत दिया है, तो उसके लगे अगर एक तरफा चलेंगे तो फिर ये उसी एक सीमित दायरे में रहेंगे। बिल्कुल, तो फिर वो बात नहीं बनने वाली जो पंजाबियत की बात करते हैं या पंजाब की बात करते हैं। तो ये मुद्दे इनको लेने पड़ेंगे, पंथ के कौन से हैं, पंजाब के कौन से हैं, और शहरी और ग्रामीण इलाके में संतुलन बना के चलेंगे तो इस यात्रा को तो तभी बात बनेगी। और ये एक प्रयास है, अच्छा प्रयास है, करना चाहिए एक नेता को, जो जब आगे आए हैं तो इसको एक पंजाब के हित में भी है, उनके अपने हित में भी है, निकले आप। और ये चुनौती जो है भाजपा के, कांग्रेस और आप तीनों को भी है, और तीनों के साथ इनको कैसे करना है, क्योंकि अगर 2024 के चुनाव में अकाली दल कमजोर रहता है तो इसका अर्थ ये निकला कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दल का और इनका अपना राजनीतिक धूमिल है। तो यही सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनेगा इनके लिए, और चुनौती भी और चिंता भी है। उसके सम्मुख रख अपनी नीति बनाए, मैं तो ये करूँगा। बिल्कुल सर, क्योंकि फोकस तो इनका आप और कांग्रेस पे है। भाजपा के साथ तो इनके गठबंधन की अटकलें चलती रही हैं और अभी भी चल रही हैं। गठबंधन अभी मैं इस स्थिति में अभी नहीं बनता, अभी कोई बात बनती नहीं, दोनों की अभी कोई दिखाई नहीं अभी क्योंकि सिर पे चुनाव खड़े, लास्ट मोमेंट पे कोई बने तो बने। अभी तो उससे ये 40 की जब पूरी यात्रा हो जाएगी उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। अभी तो यात्रा का क्या असर पड़ता है, क्या देखना, ये देखने में सबकी नजरें इसी यात्रा पे होगी ना, कितना रिस्पांस मिलता है उसके भी निर्भर करेगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।